वेलकम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं एक ही वन शॉट में। यानी कि जो पांचों यूनिट हैं, पांचों यूनिट में जो सिलेबस आपको दिया हुआ है उसके हर एक टॉपिक की आज हम यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट फॉर्म में। यानी कि आपको केवल इस वीडियो को सुनना है एंड तक, और गारंटी है कि आप एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को पूरा रिकॉल कर लेंगे एक ही इस वीडियो में। लगभग 31 क्वेश्चंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिए हुए हैं और सब में आपका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा उन 31 क्वेश्चंस में ही। यानी कि आपको शॉर्ट फॉर्म में, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर मिलेगा या फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, केवल आपको हर एक टॉपिक का ओवरव्यू यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि आपकी जो समझ है वो विकसित हो जाएगी कि आपको लिखना क्या है, किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ईवीएस में तो यहाँ पर आ जाओ, आज पूरा ईवीएस हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट ईवीएस इन वन शूट, यानी कि जिसमें कोड आपका VS104 है और VS204 है। ये जो सिलेबस आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आज हम यहाँ पर सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो जल्दी से आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी क्लासमेट हैं उनके साथ, जिससे कि सभी बच्चे जुड़ सकें और लाभ उठा सकें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। और पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरमेंट। सबसे पहले एनवायरमेंट क्या होता है, यही चीज आपसे पूछी जाती है। नेम द कंपोनेंट एंड द सेगमेंट ऑफ द एनवायरमेंट। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेगमेंट्स क्या होते हैं एनवायरमेंट के, वो आपको यहाँ पर पूछे गए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो शॉर्ट फॉर्म में आए हुए हैं वो भी समाहित हैं। टॉपिक्स के साथ साथ उस फॉर्म में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे भी गए हैं, है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो जैसे एनवायरमेंट क्या होता है, एनवायरमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइव्स, इंक्लूडिंग बोथ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस देयर एग्जिस्टेंस। मतलब एनवायरमेंट हमारे आसपास जो भी है, जो ऑर्गेनिज्म कोई भी पर्टिकुलर रह रहा है उसके आसपास जो भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, फिजिकल है, बायोलॉजिकल, सारे फैक्टर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट को डिफाइन करते हैं। अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट एंड द मिनरल्स। वहीं पर अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट, एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये आपके एलिमेंट कंपोनेंट्स हो गए एनवायरनमेंट के। और सेगमेंट्स की बात करें एनवायरनमेंट की तो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है और मैन मेड एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द एलिमेंट नॉन सिग्निफिकेंटली अल्टरनेटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज के का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होता है वो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट कहलाता है। और मैन मेड एनवायरनमेंट अल्टरनेटेड और क्रिएटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज द सिटीज, रोड एंड द इंडस्ट्रियल एरियाज। जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती हैं, जो एनवायरनमेंट मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द मैन मेड एनवायरनमेंट। क्लियर। तो ये जो पहला क्वेश्चन की फॉर्म में आपको टर्म्स थी, एनवायरनमेंट क्या होता है वो समझ में आया होगा, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं एनवायरनमेंट के वो क्लियर हो गया होगा, और सेगमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट क्या है वो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है। डिफाइन द टर्म प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। इनको हमें डिफाइन करना है। तो इकोलॉजी समझते हैं पहले क्या है। इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मतलब इकोलॉजी क्या है, साइंटिफिकली स्टडी है किसकी, इंटरेक्शन की, ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के एनवायरनमेंट की। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके आसपास जो एनवायरनमेंट है उसका किस तरीके से कैसे इंटरेक्शन है उसके साथ, दैट्स कॉल्ड द इकोलॉजी। अब प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस देयर ऑन फूड थ्रू द फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस, दैट्स कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना स्वयं बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, या उसको हम केमोसिंथेसिस भी बोल देते हैं, दीज आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। जैसे प्लांट हो गया, एल्गी हो गया, सम बैक्टीरियाज हो गए, तो दीज आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों को कंज्यूम करके लेते हैं, दैट्स कॉल्ड द कंज्यूमर्स। और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स की बात करें तो हर्बीवोरस होते हैं,
कार्निवोरस होते हैं और ओमनिवोरस होते हैं। हर्बीवोरस में आपका जो प्लांट्स को खाते हैं जैसे कि डियर, जो कार्निवोरस होते हैं वो ईट करते हैं अदर एनिमल्स यानी कि मांसाहारी होते हैं, दैट्स आर द लॉयन जैसे एग्जाम्पल। और जो दोनों तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी कि मांस और शाकाहारी दोनों तरीके के होते हैं, दैट्स कॉल्ड द ओमनिवोरस जैसे कि ह्यूमन। ठीक है, तो ये आपके कंज्यूमर हो गए और उसके टाइप्स हो गए। ठीक, अब डिकम्पोजर्स की बात हम करते हैं तो ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन एंड फीड ऑन दैट ऑर्गेनिक मैटर्स, वो ऑर्गेनिज्म जो ब्रेक डाउन करते हैं या फीड करते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जिनकी डेथ हो गई है, वो आपके डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फंगी हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, और ये प्ले करते हैं एक क्रूशियल रोल इन द डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स रिटर्निंग न्यूट्रिएंट टू द इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारी फूड चेन होती है उसको कंप्लीट करने में ये कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आई होप यहां से सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट describe the environment EIA process, environmental इंस्पेक्टर, और ये प्रोसेस क्या है इसको मैं इसकी फुल फॉर्म भूल गया हूँ, ये टॉपिक आपका सिलेबस में दिया हुआ है EIA, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। हाँ, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है वो चीज़ यहाँ पर है। तो एक फ्लो चार्ट यहाँ पर पूछा गया था एग्जाम में, इस तरीके से आपको बनाना है जिसमें सारे स्टेप्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट जो हम लगाना चाहते हैं उसका प्रपोजल होता है, उसके लिए स्क्रीनिंग की जाती है, स्कोपिंग किया जाता है, बेसलाइन डेटा कलेक्ट किया जाता है, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन होता है वहाँ पर कि क्या क्या इम्पैक्ट होंगे उनको प्रिडिक्ट किया जाता है, इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है, मिटिगेशन किया जाता है, और फिर फाइनली एनवायरमेंट इम्पैक्ट स्टेटमेंट को देखा जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं या एक हम कह सकते हैं फ्लो चार्ट है EIA का। और अगर आपको इनको डीपली देखना है तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर केवल और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग एक समझ विकसित करने के लिए नॉर्मली आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ये सारी चीजें आपको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, तो इसमें सिंपल यही आपको फ्लो चार्ट बनाना है जो डिस्क्राइब कर रहा है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इनफ है, क्योंकि फ्लो चार्ट ही उसने ड्रॉ कराया है तो आप फ्लो चार्ट ही ड्रॉ करेंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए इतना ही इनफ है। आगे ब्रीफली डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री ऑन एनवायरमेंट। इंडस्ट्रीज का एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूट कर रही हैं एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन को। फिर सॉइल कंटामिनेशन, डिफोरेस्टेशन, रिसोर्स डिप्लेशन, क्लाइमेट चेंज, नॉइज एंड द लाइट पॉल्यूशन, इन सब फैक्टर्स को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं और ये डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडस्ट्रीज से। दिस रिजल्ट्स इन द इकोसिस्टम डिस्क्रिप्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ, यानी कि एनवायरनमेंट के साथ साथ ये ह्यूमन हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही हैं। एम्फेसाइजिंग द अर्जेंट नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिस और एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन, और इसी के को देखते हुए हमें बहुत अर्जेंटली नीड है कि इस पे हमें इसका सॉल्यूशन करना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। इसी वजह से जागरूकता चलाई जाती है डिफरेंट जो हमारे फील्ड होते हैं उनसे, और इसी वजह से आप में भी जो समझ है वो विकसित करने के लिए हर कोर्स में अब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है उसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन अप्रोच दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट without compromising the ability of future generations to meet their own needs। मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी अप्रोच है जिसका उद्देश्य होता है कि जो हमें इस समय हमारे पास सोर्सेज हैं उनका हम इस तरीके से यूज करें कि वो हमारे लिए भी हों और हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए भी रहें। इट बैलेंसेस इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल consideration to ensure lasting well-being while preserving natural resources and the ecosystem। ठीक है,
यानी कि हमारा इकोसिस्टम, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज बने रहें, मेंटेन रहें, दैट्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंजर्व डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इंडिविजुअली अगर आपने आपको देखते हैं तो आप किस तरीके से डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम कर रहे हैं। तो उसके लिए जैसे आप वाटर का यूज करते हैं, हवा आप ले रहे हैं, तो दीज आर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, आप इनका यूज कर रहे हैं। कंजर्व वाटर बाय फिक्सिंग द लीकेज, यूजिंग वाटर एफिशिएंट एप्लीकेशंस, reduce energy consumptions through efficient lighting and the appliance, practice waste reduction, recycling and the compositing, choose sustainable products, plant trees and the advocate for conserving. Small individual actions collectively control to significantly resource preventions। यानी कि रिसोर्स को खत्म होने से हम इन तरीकों से बचा सकते हैं, क्योंकि ये सब रिसोर्सेज हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं डेली। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इनको बचाना बहुत जरूरी है, और ये सब हम कंज्यूम करते हैं, हम सब यूज करते हैं इनको। ठीक है, आगे डिस्कस इन ब्रीफ पॉन्ड इकोसिस्टम। बेसिकली आपको जब ये पूछा जाएगा तो एक यहाँ पर डायग्राम आपको जरूर बनाना है पॉन्ड इकोसिस्टम का, जिसमें आप पॉन्ड के में रहने वाले पूरे प्रोसेस को, लाइफ साइकिल को आप वहां पर दिखाएंगे, फूड साइकिल को, है ना। ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज ए फ्रेश वाटर हैबिटेट वेयर वेरियस ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट, जहां पर वेरियस टाइप के ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट रहते हैं एक दूसरे से। प्रोड्यूसर्स लाइक एल्गी प्रोवाइड फूड फॉर द कंज्यूमर्स सच एज द इंसेक्ट एंड द फिश। वहीं पर डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, द बैलेंस्ड इंटरेक्शन सस्टेन बायोडाइवर्सिटी, creating a dynamic ecosystem. For example, a pond with the water lilies, frogs, fish and the dragonflies। यानी कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल दिया गया है और उसमें बताया गया है कि डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट रहते हैं, जिसमें आपके प्रोड्यूसर भी होते हैं, कंज्यूमर भी होते हैं और डीकम्पोजर भी होते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेट फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी। आप डिस्कस कीजिए कि हाइड्रोजन जो है वो एक अल्टरनेट फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है। तो हमें पता है हाइड्रोजन इज ए प्रोमाइजिंग फ्यूचर एनर्जी सोर्स एज इट प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी व्हेन यूज्ड इन द फ्यूल सेल एमिटिंग ओनली वाटर वेपर। हाइड्रोजन जो है वो एक तरीके से हम फ्यूचर एनर्जी रिसोर्स इसलिए मान सकते हैं क्योंकि ये जो प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, तो वहां पर केवल और केवल वाटर को वेपराइज की फॉर्म में एमिट करता है, ना कि कोई हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स यहां से निकलते हैं। आगे, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड सस्टेनेबली थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। हाइड्रोजन्स versatility and the eco-friendliness position it is a key player in a low carbon energy future, है ना। यानी कि कार्बन के कंपैरिजन में अगर जो नेचुरल रिसोर्सेज है कार्बन, जिससे कि हम बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, तो उसके लिए एक फ्यूचर एनर्जी सोर्स हो सकता है उसकी जगह पर हाइड्रोजन, जो कि एक मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी एक सोर्स हम कहेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या है, हाउ इट इज कॉज्ड, कैसे ये होता है, एंड स्टेट इट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। तो फ्लोरोसिस इज ए हेल्थ कंडीशन कॉज्ड बाय द एक्सेसिव फ्लोराइड इनटेक ऑफ्टन फ्रॉम द ड्यूरिंग वाटर। मतलब जब हम वाटर पीते हैं अगर उसमें फ्लोराइड की मात्रा जो है वो ज्यादा है तो दैट मीन्स अफेक्ट हो जाता है हमें फ्लोरोसिस का। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पर ये वाटर के थ्रू हो रहा है। इट लीड्स टू द डेंटल एंड द स्कैटल्स टिश्यूज, यानी कि जिस वाटर में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, अगर हम उसको कंज्यूम करते हैं तो हमारे दांतों में और स्कैटल्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स यूजिंग लो फ्लोराइड वाटर रिसोर्सेज, वाटर ट्रीटमेंट एंड द डेंटल हाइजीन एजुकेशन। हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसके लिए हमें लो फ्लोराइड वाले वाटर रिसोर्सेज को देखना है, यानी कि हमें जिसमें फ्लोराइड की मात्रा कम हो उसको कंज्यूम करना है। वाटर का ट्रीटमेंट अच्छे से करना है जिससे कि हम फ्रेश वाटर को कंज्यूम कर सकें, और हमें मतलब हाइजीन एजुकेशन डेंटल के बारे में होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको बच सकते हैं, इससे बच सकते हैं।
ठीक है, 2 मार्क्स में इसी तरीके से आपको लिखना है, ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? वाटर पॉल्यूशन क्या है? डिस्कस द सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज कंप्रोमाइजिंग देयर क्वालिटी एंड हार्मिंग एक्वेटिक इकोसिस्टम। वाटर पॉल्यूशन क्या है? जिसमें कि वाटर बॉडीज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, वो आपका उसको हार्म पहुंचाते हैं जो उसको कंज्यूम करता है। चाहे इकोसिस्टम की बात कर लें, मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात कर लें, या फिर अगर कोई भी पर्सन, ह्यूमन बीइंग उसको कंज्यूम करती है, तो वो सबको अफेक्ट करते हैं। दिस आर द, तो वो आपका वाटर जो है वो पॉल्यूटेड कहलाएगा, और यही वाटर पॉल्यूशन होता है। सोर्सेज इंक्लूडिंग द इंडस्ट्रीज डिस्चार्जेस, एग्रीकल्चर्स रन ऑफ विद द पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स, अंडर ट्रीटेड सीवेज, oil spilling and the improper disposal of the wastage leading to the chemical, nutrient and the microbiological pollutions in the rivers, lakes and the oceans। तो मतलब जो इंडस्ट्री से डिस्चार्ज हो रहा है, एग्रीकल्चर से रन ऑफ हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का या फर्टिलाइजर्स का, सीवेज हो रहा है, ऑयल्स जो हमारे घरों से जो पानी निकलता है वो जाके आगे मिलता है लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, है ना। तो ये सब वाटर पॉल्यूशन के क्या है? रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग क्या है? नेम द गैसेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? कौन कौन सी गैसेज रेस्पॉन्सिबल है, ये यहां पर पूछा गया है। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द लॉन्ग टर्म rising in the earth average surface temperature due to the human activities, primarily the release of greenhouse gases। मतलब ग्लोबल वार्मिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में जो अर्थ का एवरेज सरफेस टेम्परेचर जो बढ़ता है ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज या फिर ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज, वो आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। मेजर कंट्रीब्यूट्स आर द कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद मीथेन, nitrous oxide and the fluorinated gases trapping heat and leading to the climate change। ये गैसेस क्या करती हैं? These gases are called the ग्रीन हाउस गैसेज। ये क्या कर लेती हैं? जो हीट हमारी सरफेस से बाहर जानी चाहिए थी उसको क्या कर लेती हैं? ट्रैप कर लेती हैं। ट्रैप करने से क्या होगा? अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, डिस्कस इट्स इफेक्ट्स। यानी कि पॉपुलेशन जो बहुत तेज गति से बढ़ रही है उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी बात करते हैं। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन रेफर्स टू ए रैपिड एंड द ड्रामेटिक इंक्रीज इन द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन। इट्स इफेक्ट इंक्लूड द सर्टेन ऑन द रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉवर्टी एंड द सोशल चैलेंजेस। मतलब सिंपल इज दैट कि अगर एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी कि नंबर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बढ़ रही हैं, तो क्या होगा? उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो जब ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे तो जो रिसोर्सेज लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हैं उनमें डिग्रेडेशन होगा, उनकी कमी होगी, और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ से हम नहीं कर सकते हैं। ओवर crowding contributes to the competition of for resources, leading to the economic disparities and the ecological imbalances impact the overall well-being of the society। यानी कि कंप्लीटली अगर हम बात करें तो ओवरऑल सोसाइटी को सबको इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। व्हाट इज द एनवायरमेंटल एजुकेशन? एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है? हाउ इट कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, कैसे ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन fosters awareness and understanding the environmental issues, promoting the sustainable practices। मतलब environmental education जो है वो awareness और understanding बनाती है environment से related जो issues हैं, या वो प्रमोट करती है sustainable development को achieve करने के लिए, है ना। It empowers individuals to make the informed decisions, encouraging conservation and the एडवोकेट्स फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन सब में अवेयर करती है, इन सब के लिए प्रेरित करती है कि ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, अपने एनवायरमेंट को बचाना चाहिए, क्योंकि एनवायरमेंट क्या है? जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की आसपास की सारी चीज़ें हमारे लिए एनवायरमेंट है। वाई कल्टिवेटिंग ए सेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द एनवायरमेंटल स्टुअर्ड्स
stewardship, it contributes to all the collective efforts to safeguard the environment for the present and future generation। यानी कि हम सिंपल बोलें तो मेन मोटिव ये है कि जो हमारे पास सोर्सेज हैं उनको किस तरीके से हमें यूज करना है सेफली और कैसे उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना है। ठीक है, यही एनवायरमेंटल एजुकेशन का मोटिव होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल डिस्कस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्रिटिकली डिस्कस करना है कि क्या रोल है गवर्नमेंट का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में। अगर आप बात करें डिफरेंट टाइप्स के एक्ट्स एनवायरमेंट के लिए बनाए हैं गवर्नमेंट ने जिससे कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, जिसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसमें एयर पॉल्यूशन एक्ट है, जिसमें वाटर पॉल्यूशन एक्ट है ना। तो डिफरेंट टाइप्स के एक्ट्स की मदद से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपना एक रोल अदा कर रही है जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। गवर्नमेंट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बाय फॉर्मुलेटिंग एंड द एनफोर्सिंग पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड द इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। ठीक है, they fund research, promote sustainable practices and implement conservation initiatives. Effective governance is essential for balancing the economic development with environmental sustainability, ensuring a harmonious relationship between the human activities and the ecosystem। मतलब आप चाहे इकोलॉजिकली बात कर लीजिए, सोशोलॉजी बात कर लीजिए या फिर एक्ट्स के अकॉर्डिंग बात कर लीजिए, हर फील्ड के तरीके से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना रोल अदा कर रही है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन द स्कोप ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी कि स्कोप क्या है एनवायरनमेंट का, इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करनी है। तो स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल स्टडी एनकम्पोज इकोलॉजिकल, पॉल्यूशन कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे इट एक्सप्लोर्स ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, एम्फेसाइजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, यानी कि स्कोप क्या हो जाता है एनवायरमेंटल स्टडी का, वो क्या है कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, कंजर्वेशन कैसे करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे अचीव करें और ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसे बढ़ाएं। तो ये सब आपका स्कोप में आ जाएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन के स्टडी के। इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल की, एनवायरमेंट की, ए हेल्दी एनवायरमेंट इज वाइटल फॉर ह्यूमन वेल बीइंग। यानी कि ह्यूमन वेल बीइंग्स के लिए एक हेल्दी एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। इट प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज, सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी एंड ऑफर्स एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज। एनवायरमेंटल conservation is essentially for sustaining life and ensuring a balanced and resilient planet। यानी कि एक बहुत ही हेल्दी और अच्छे प्लेनेट को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंस है एनवायरनमेंट की और उसको समझना, उस पर काम करना हम सबकी जिम्मेदारी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। Why need to public awareness on the environment? पब्लिक अवेयरनेस क्यों जरूरी है एनवायरनमेंट पे? जैसा मैंने अभी बताया कि क्योंकि एनवायरनमेंट क्या है, हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो एनवायरनमेंट है और सभी के पास इंडिविजुअली कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारा ही काम है। उसके लिए ही अवेयरनेस जरूरी है पब्लिक के अंदर। तो पब्लिक अवेयरनेस ऑन द एनवायरनमेंट इज क्रूशियल ऑन इंस्टिगेट इंफॉर्मेशन एक्शन। इट फोस्टर्स अंडरस्टैंडिंग of environmental challenges, promotes responsible behavior and encourage the sustainable practices। मेन मोटिव यही है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर, जो इश्यूज हैं और उन पर काम किया जाए कि कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं। आगे एनवायरमेंटली consequences, public holds government and industries accountable, driving policies that prioritize conservation. Ultimately, the widespread awareness is the key to fostering a collective community to the safeguarding the planet for the future generation। future generations के लिए कैसे हमें बचाकर रखना है अपने environment को, ये जरूरी है public awareness। ठीक है, आगे explain food chain and food web in short। फूड वेब क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए। ए फूड चेन इज ए लीनियर सीक्वेंस वेयर द ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर एनर्जी बाय कंज्यूमिंग एंड बीइंग कंज्यूम्ड। मतलब
फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है जिसमें ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर करते हैं एनर्जी को बाय कंज्यूमिंग या बाय कंज्यूम्ड, है ना। आगे, इट टिपिकली बीइंग विद द प्रोड्यूसर्स, यानी कि प्लांट से स्टार्ट होती है, प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस टॉपिक लेबल्स एंड इंक्लूडिंग द हर्बीवोरस एंड द कार्निवोरस, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लेबल्स तक को पास करती हुई फिर ये वहीं पर आ जाती है। ठीक है, तो ये आपकी फूड चेन है। वहीं पर फूड वेब की बात करें, इज ए मोर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। जब एक से ज्यादा फूड चेन्स इंटरकनेक्ट होती हैं तो वो फूड वेब बना लेती हैं। इट illustrates the interdependence of various species, showcasing the multiple pathways through which energy and the nutrients flow in an ecosystem। ठीक है, जिससे कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक इकोसिस्टम में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म क्या होते रहें, फ्लो होते रहें, वो आपका फूड वेब कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, What do you mean by the ecological pyramid? Ecological pyramid से आप क्या समझते हैं, इस पे बात करते हैं। An ecological pyramid is a graphical representation that illustrates the flow of energy or the distribution of the biomass across the different trophic levels in an ecosystem। यानी कि इकोलॉजिकल पैरामिड जो होते हैं वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो बताता है फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर या किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स, इसके 3 टाइप्स होते हैं, पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ बायोमास एंड पैरामिड ऑफ नंबर्स। इसके हिसाब से हम इसको डिफरेंट 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ईच कन्वेइंग द डिसमनाइजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी और बायोमास एज वन मूव अप द ट्रॉपिक लेवल, हाईलाइटिंग द एनर्जी ऑफ द डायनामिक विद इन एन इकोसिस्टम। मतलब सीधा सीधा फंडा ये है कि पैरामिड वो होता है जो आपकी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ एनर्जी को एक लेवल से दूसरे लेवल पर, और वो 3 तरीके से हो सकता है, पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ बायोमास एंड पैरामिड ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो ये इकोलॉजिकल पैरामिड के बारे में हो गया। आगे, एक्सप्लेन द बैलेंस इकोसिस्टम इन शॉर्ट। एक्सप्लेन करना है बैलेंस इकोसिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में। तो ए बैलेंस इकोसिस्टम रेफर्स टू ए स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम where the populations of different species coexist harmoniously, maintaining the biodiversity and ecological stability। मतलब बैलेंस इकोसिस्टम का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी टाइप के पॉपुलेशन की बात कर लें, किसी भी टाइप के ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की बात कर लें, तो वो बैलेंस फॉर्म में रहे। ऐसा ना हो कि कहीं पर ये वाले ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं, कहीं पर ये वाले ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हैं, जिससे कि क्या होगा कि बैलेंसिंग बिगड़ जाएगी। तो बैलेंस इकोसिस्टम वही होता है जहां पर ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ईच ऑर्गेनिज्म प्ले ए वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम, कंट्रीब्यूटिंग टू द न्यूट्रिएंट साइकिल एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल प्रोसेस। क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का अपने अपने लेवल पर अपना अपना रोल होता है। सपोज अगर किसी एक रीजन में नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स तो बहुत ज्यादा हैं, कंज्यूमर्स नहीं है, तो वो भी बैलेंस नहीं हो पाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। या फिर कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं और प्रोड्यूसर्स बहुत कम हैं, तो वो भी इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो हर जगह पर हर ऑर्गेनिज्म की अपनी अपनी वैल्यू है, अपना अपना रोल है। ए बैलेंस इकोसिस्टम एंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी, रिसाइलेंसिंग एंड द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर बायोलॉजिकल कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी के लिए बैलेंस रहना इकोसिस्टम का बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसा मैंने बताया था 31 क्वेश्चंस में हमें पूरा एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को कवर करना है। हम 20 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज फूड, शेल्टर्स, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, माइनिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑन एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन एवरी टर्म इन शॉर्ट। यानी कि इनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सबका, उसको हमें शॉर्ट में समझना है। जैसे फूड का क्या इफेक्ट है, एग्रीकल्चर कैन लीड टू द डिफोरेस्टेशन, पेस्टिसाइड यूज एंड द सॉइल डिग्रेडेशन इम्पैक्टिंग द इकोसिस्टम। क्योंकि हम फूड के लिए एग्रीकल्चर्स के क्षेत्र को, रीजन को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेस्टिसाइड्स का यूज कर रहे हैं, सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और जो इम्पैक्ट कर रहा है इकोसिस्टम को। ठीक है, फिर आगे है शेल्टर और हाउसिंग। अर्बेनाइजेशन अफेक्ट द लैंड यूज लीडिंग टू द हैबिट लॉसेस, पॉल्यूशन एंड द अल्टरनेट वाटर फ्लोज।
तो ये आपका शेल्टर या हाउसिंग का हो गया। एग्रीकल्चर की बात करें, इंटेंसिव फार्मिंग कंट्रीब्यूट्स टू द डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, वाटर पॉल्यूशन एंड द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि फूड में है। इंडस्ट्रीज की बात करें तो अभी हमने इंडस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया था। इंडस्ट्री प्रोसेस रिलीज पॉल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, जो कि क्या कर रहा है, क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिसोर्स डिप्लीशन। वहीं पर माइनिंग की बात करें तो एक्सेसिव एक्टिविटीज कैन लीड टू द हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, सॉइल इरोजन, वाटर कंटामिनेशन एंड द लैंडस्केप अल्टरनेशन। तो माइनिंग से ये सारी चीजें हो रही हैं। वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो व्हीकल एमिशन कंट्रीब्यूट्स टू द एयर पॉल्यूशन, जो व्हीकल्स चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, उससे जो एमिशन हो रहा है वो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन कर रहा है और वो रेस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, जिसका इंपैक्ट हो रहा है एयर क्वालिटी पर और इकोसिस्टम पर। ठीक है, तो ये इफेक्ट्स हैं ह्यूमन एक्टिविटीज की जो एनवायरमेंट पर अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहीं पर आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑन द एनवायरमेंट। तो इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी ऑन द एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स द सस्टेनेबल प्रैक्टिस दैट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, ensuring stable livelihood, reducing the poverty and addressing social equality concerning are integral to foresting resilience and protecting the environment for the long term well-being। मतलब कहने का ये है कि इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी क्या है एनवायरमेंट में, वो यही है कि इकोनॉमिकली और सोशली अगर हम देखें तो बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, लॉन्ग टर्म वेल बीइंग के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से आप क्या समझते हैं। ऑल्सो राइट डाउन इट्स टाइप ओनली, हमें केवल इसके टाइप्स को लिखना है ना। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर substances or materials found in the environment that are essential for human survival and well-being. They can be classified into two main types। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो सब्सटेंसेज या मटेरियल्स होते हैं जो एनवायरनमेंट में फाउंड रहते हैं, मिलते हैं हमें नेचुरली, उनमें मैंस का कोई भी हाथ नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। दो टाइप के होते हैं, रिन्यूअल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज। रिन्यूअल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल की बात करें जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, तो दीज ऑल आर द रिन्यूअल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। वहीं पर नॉन रिन्यूअल की बात करें, फॉसिल फ्यूल जैसे कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई, तो रिन्यूअल जो कि रिन्यूअल हो जाती हैं बहुत मतलब समय के बाद, लेकिन नॉन रिन्यूअल जो एक बार खत्म हो गया उसको आप रिन्यू नहीं कर सकते हैं। दीज आर द रिन्यूअल नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आप बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं तो वो अगर आपने चला ली बाइक तो वो खत्म हो गया, आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते, है ना। मिनरल्स हो गए, इन न्यूक्लियर फ्यूल्स हो गए, तो दीज ऑल आर द नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सेशन कैसा लग रहा है, तुरंत आप जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जल्दी से, 5 से 10 सेकंड का समय निकाल के। आगे बात करते हैं, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द वाटर रिसोर्सेज एबिलिटी, सोर्सेज एंड इट्स क्वालिटी एस्पेक्ट। वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनकी एबिलिटी के बारे में, इनके सोर्सेज और क्वालिटी एस्पेक्ट के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो वाटर रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर द लाइफ एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। हमें पता है कि वाटर कितना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। एबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक द प्रेसिपिटेशंस, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, यानी कि जो इसकी एबिलिटी है वो डिपेंड करेगी डिफरेंट फैक्टर्स पे, जैसे प्रेसिपिटेशंस, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर पर। सस्टेनेबल मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर मीटिंग ग्रोइंग डिमांड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है जैसे जैसे ग्रो हो रहा है डिमांड, है ना। सोर्सेज की बात करें, सरफेस वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया। सरफेस वाटर में रिवर, लेक और रिजर्वर्स, और ग्राउंड वाटर में जैसे कि जो धरती के अंदर वाटर होता है हम नल के थ्रू निकालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर जो धरती के ऊपर वाटर आपको दिखता है ना। क्वालिटी एस्पेक्ट की बात करें तो फिजिकल क्वालिटी में अपीयरेंस, कलर, टेम्परेचर ये आ जाते हैं। केमिकल क्वालिटी की बात करें, प्रेजेंस ऑफ द कंटामिनेशन लाइक द हैवी मेटल्स और द पॉल्यूटेंट्स, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन होता है ना। बायोलॉजिकल क्वालिटी की बात करें,
प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्टिंग द ह्यूमन हेल्थ, है ना, जो वाटर इफेक्ट हो जाता है और फिर उसको हम अगर कंज्यूम करते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, तो वो बायोलॉजिकल क्वालिटी हो गई। ओवरऑल वाटर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इवेल्युएट फॉर इट्स फिटनेस फॉर स्पेसिफिक यूजेस लाइक द ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड द इंडस्ट्रीज। मतलब ओवरऑल वाटर क्वालिटी की बात करें तो हम इवेल्युएट करते हैं किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, फिटनेस, यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं पानी को, ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो दीज आर द वाटर रिसोर्सेज, उनकी सोर्सेज और एबिलिटी क्या है, क्वालिटी एस्पेक्ट्स क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द वाटर बोर्न एंड द वाटर इंड्यूस्ड डिसीज। इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको नेक्स्ट वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें भी मैंने कवर अप कराया हुआ है। वाटर बोर्न डिसीज क्या होती है? waterborne disease are caused by the consumption of the contaminated water। जो वाटर अफेक्टेड होता है उसको जब हम पीते हैं तो these are the waterborne disease, जैसे pathogens like the bacterias, virus and the pesticides leads to the illness such as the cholera, typhoid and the gastroenteritis। Improving water quality and the sanitation is crucial for preventing the waterborne disease। यानी कि हमें वाटर की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट मेथड से उसको क्या करना होता है, सही करना होता है, जिससे कि हम इन डिसीज से बच सकें। वाटर इंड्यूस्ड डिसीज जो वाटर के थ्रू होती हैं, मतलब वाटर में जनित होती हैं। वाटर इंड्यूस्ड डिसीज रिजल्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशंस रिलेटेड टू द वाटर, नॉट नेसेसरी वाटर इगेशंस। मतलब वाटर को कंज्यूम करने की बात नहीं हो रही, वाटर के कारण जो हो रही हैं। जैसे कहीं पे वाटर भर जाता है तो उसमें मच्छर हो जाता है डेंगू वाला, फिर वो डेंगू वाला मच्छर डिजीज फैलाता है, डेंगू कर देता है आसपास के क्षेत्र में, है ना। तो दीज आर द वाटर इंड्यूस्ड डिसीज। जैसे एग्जांपल थे वेक्टर बॉर्न डिसीज लाइक द मलेरिया, है ना, एंड द डिसीज कॉज्ड बाय द वाटर रिलेटेड डिस्टर्स लाइक द फूड्स लीडिंग टू द हेल्थ इश्यूज एंड द एपिडेमिक, ठीक है। तो दीज आर द वाटर बॉर्न डिसीज एंड वाटर इंड्यूस्ड डिसीज। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे है आपका एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लोराइड एंड द आर्सेनिक इन द ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड और आपको आर्सेनिक की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। तो फ्लोराइड इन द ड्रिंकिंग वाटर अगर हम देखें तो एक्सेसिव फ्लोराइड इन द ड्रिंकिंग वाटर कैन कॉज डेंटल एंड स्कैटल फ्लोराइसिस लीडिंग टू द टूथ एंड द बोन डिफॉर्मिटीज। फ्लोराइड की अभी हमने पीछे बात की थी, है ना। तो अगर वाटर में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ी हुई है तो वहाँ पर हमें डेंटल और स्कैटर्स फ्लोरोसिस की समस्याएं हो सकती हैं, बोन्स की समस्या हो सकती है, टीथ की समस्या हो सकती है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में अफेक्ट ओवरऑल हेल्थ, और अगर हम लॉन्ग इफेक्ट्स की बात करें तो हमारी ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करेगा उस तरीके का वाटर अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं। बैलेंसिंग फ्लोराइड लेवल्स इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंट दीज हेल्थ इश्यूज। इसलिए हमें फ्लोराइड की मात्रा वाटर में बैलेंसिंग फॉर्म में होनी चाहिए अगर हमें इन इशू से बचना है तो। अब बात करते हैं आर्सेनिक इन द ड्रिंकिंग वाटर। आर्सेनिक कंटामिनेशन इन द ड्रिंकिंग वाटर पॉजेज सेवरल हेल्थ रिस्क लाइक द इंक्लूडिंग द स्किन कैंसर्स, ऑर्गेनिक डैमेज। तो ये अगर आर्सेनिक की मात्रा वाटर में ज़्यादा है और वो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे स्किन की समस्याएं, कैंसर की समस्याएं, ऑर्गन के डैमेज होने तक की समस्याएं हो सकती हैं। इट ऑफ्टन रिजल्ट फ्रॉम द नेचुरल जियोलॉजिकल प्रोसेस और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। बेसिकली ये नेचुरली जो जियोलॉजिकल प्रोसेस होता है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है उससे होता है। रेगुलर मॉनिटरिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड द अल्टरनेट वाटर सोर्सेज आर असेंशियल फॉर एड्रेसिंग आर्सेनिक रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब रेगुलरली समय समय पर हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए वाटर की क्वालिटी को, वाटर का ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए जिससे कि हम इन हार्मफुल डिसीज से, हार्मफुल प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 26 क्वेश्चन की। व्हाट डू यू मीन बाय द कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर साइकिल्स। बहुत बेहतरीन तरीके से एक वीडियो में मैंने सारी साइकिल्स जो हैं, जो आपकी मिनरल साइकिल्स हैं और ये तीनों साइकिल्स उसमें मैंने एक्सप्लेन की हुई, लेकिन हम यहाँ पर शॉर्ट में बात कर लेते हैं कार्बन साइकिल की। द कार्बन साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ कार्बन थ्रू द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड द जियोस्फेयर। मतलब कार्बन साइकिल क्या है? साइकिल का मतलब क्या है? एक जगह से चले हम घूमकर वहीं पर आ रहे हैं तो वही मूवमेंट जो होता है वो साइकिल कहलाता है। तो कार्बन का मूवमेंट एक जगह से पूरे स्फीयर जो चारों तरीके के हैं उनमें से होकर जो आ रहा है, दैट्स द कार्बन साइकिल। पॉजेज इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन एंड द कंजम्पशन, है ना, रेगुलेटिंग द कार्बन बैलेंस ऑन द अर्थ।
जिससे कि कार्बन की बैलेंसिंग रहे अर्थ पर, इसलिए यहाँ पर ये आपका कार्बन साइकिल कहलाती है। वहीं पर नाइट्रोजन साइकिल की बात करें तो द नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन थ्रू द वेरियस बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। नाइट्रोजन साइकिल क्या है, इन्वॉल्व रहती है जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन का फ्रॉम द वेरियस बायोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस से। द की स्टेप्स इंक्लूडिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रिफिकेशन, एसिमिलेशन, अमोनियाफिकेशन एंड द डीनाइट्रिफिकेशन, मेंटेनिंग द नाइट्रोजन एबिलिटी इन द इकोसिस्टम। सारे स्टेप्स मैंने बहुत अच्छे से वहां पर बताए हुए हैं जो ये नाइट्रोजन साइकिल में होते हैं। ठीक है, वहीं पर सल्फर साइकिल की बात करें, द सल्फर साइकिल डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द सल्फर थ्रू द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फेयर। प्रोसेस इंक्लूड वेदरिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, volcanic activities and the human activities. Sulfur compounds play essential role in the biological and the geological process. तो 2 मार्क्स में अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है तो आप इनफली इतनी चीजें आप एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज इंक्लूड द फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैसेज हो गई, एंड ट्रेडिशनल बायोमास वाइडली यूज फॉर द डिकेड्स। दीज सोर्सेज कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल इशूज लाइक द एयर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, हाईलाइटिंग द नीड ऑफ द क्लीनर अल्टरनेटिव्स। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके ये हो जाते हैं जिसमें आपके फॉसिल फ्यूल्स मुख्यतः आप उनको की बात करेंगे, दीज आर द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वहीं पर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एनकम्पास रिन्यूअल एंड क्लीन एनर्जी ऑप्शंस। तो यानी कि जो रिन्यूअल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आ जाएंगे, या क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं जहां से कोई भी टाइप का पॉल्यूटेंट्स नहीं निकलता है, दीज आर द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी एंड द बायोमास। These sources offer sustainable alternatives, reducing the dependency on the finite fossil fuels and मिटिगेटिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। मतलब ये ऐसे सोर्सेज हैं जो ऑफर करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, रिड्यूस करते हैं डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पर, और जो एनवायरमेंट पर इम्पैक्ट होते हैं हार्मफुल उसको भी रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, मेकिंग दैम क्रूशियल फॉर द सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, जो एक क्रूशियल रोल दिखाते हैं सस्टेनेबल एनर्जी के लिए की ओर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज एबिलिटी एंड द डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें, डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो फॉरेस्ट रिसोर्सेज एबिलिटी की बात करते हैं तो फॉरेस्ट आर क्रूशियल फॉर द बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन एंड द प्रोवाइडिंग द रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट का भी अपना एक रोल है जो बायोडाइवर्सिटी में, क्लाइमेट रेगुलेशन में, और जो सोर्स रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड कराते हैं डिफरेंट, जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। एबिलिटी डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक द जियोग्राफिकल लोकेशन, क्लाइमेट एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंश्योर्स द कंटिन्यूड बेनिफिट व्हाइल प्रिजर्विंग द इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज की एबिलिटी के बारे में बात होगी। अब डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट की रिसोर्सेज की बात करें तो डिफोरेस्टेशन ड्राइवन बाय द लॉगिंग, एग्रीकल्चर मतलब पेड़ों का जो कटान कर रहे हैं और जो खेती की जमीन को बढ़ा रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है, तो एग्रीकल्चर एंड जो शहरीकरण हो रहा है, तो दीज आर द फैक्टर्स डिफोरेस्टेशन का, जो डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट में हाथ है, जिनका रोल है। लीड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी हो रही है, सॉइल का इरोजन हो रहा है एंड क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है। अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस डिपेंड्स deplete the forest resources, interpreting ecosystem and vital services. Conservation and the reforestation efforts are essential for the counteract depletion. ठीक है, तो ये आपके डिप्लीशन ऑफ द फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में हो गया। अगर हम बात करें आगे कि व्हाट इज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट डिप्लीशन ऑन द सोसाइटी, तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ लेंगे जब नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो अभी पीछे हमने डिस्कस किया है उसी को यहाँ पर पॉइंट्स में डीपली बताया गया है। लॉस ऑफ डाइवर्सिटी होता है, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वाटर साइकिल हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है, लॉस ऑफ
मेडिसिनियल रिसोर्सेज, यानी कि कुछ फॉरेस्ट में ऐसे पेड़ होते हैं जिनसे कि हमें मेडिसिन मिलती है, तो वो भी लॉस होता है। इम्पैक्ट ऑन द इंडिजियस कम्युनिटीज़ जो वहाँ पर रहती हैं, उन पर निवास करती हैं। इंक्रीज द नेचुरल डिजर्ट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और इकोनॉमिकली यहाँ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन एंड द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ पर हम वन बाय वन करके सब पर शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। वाटर पॉल्यूशन, जब वाटर में ऐसे कंटामिनेंट आ जाते हैं जो उसके पैरामीटर्स को, चाहे आप फिजिकल ले लीजिए, केमिकल ले लीजिए या बायोलॉजिकल लीजिए, इफेक्ट करते हैं, तो वो आपका वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है। Water pollution involve the contamination of water bodies by the pollutants such as the industrial waste, chemicals, and the sewage. It adversely affect the aquatic ecosystem, human health, and the water quality. Necessity regarding the pollution control measures. ठीक है, तो ये वाटर पॉल्यूशन हो गया। एयर पॉल्यूशन भी सेम एज इट इज है, जब ऐसे पॉल्यूटेंट्स एयर की क्वालिटी को रिड्यूस कर देते हैं या अफेक्ट करते हैं, तो वो आपका एयर पॉल्यूशन कहलाता है। एयर पॉल्यूशन रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एयर, इंक्लूडिंग द पॉल्यूटेंट्स लाइक द पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड। जब ये सारे पॉल्यूटेंट्स एयर में मिलते हैं और वो उसको पॉल्यूट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। इट पॉजेज हेल्थ रिस्क, हार्म्स द एनवायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट्स द क्लाइमेट चेंज, जो कि एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, हेल्थ को रिस्क पहुंचाता है और क्लाइमेट चेंज में अपनी भूमिका निभाता है। रिक्वायरिंग स्टेटेंट इमिशन कंट्रोल एंड द क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज मेजर्स। ठीक है, तो ये आपका एयर पॉल्यूशन हो गया। सॉइल पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सॉइल पॉल्यूशन अकर्स ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स लाइक द पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू द सॉइल। मतलब सॉइल में जब हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, हैवी मेटल्स उसमें होते हैं, या फिर इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो सॉइल में जाता है, तो वो आपका सॉइल पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करता है। इट डिग्रेड्स द सॉइल फर्टिलिटी, हार्म्स द प्लांट एंड द एनिमल्स लाइफ। ये क्या करता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, क्वालिटी, उसको रिड्यूस कर देता है। प्लांट्स जो उसमें लगे हुए हैं उनको हार्म पहुंचाता है, और जो एनिमल्स उन प्लांट्स को खा रहे हैं उनको भी हार्म करता है। पॉजेज रिस्क टू द ह्यूमन हेल्थ, और ह्यूमन हेल्थ को भी, क्योंकि हम जो खेती करते हैं उसमें जो हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम ही कंज्यूम कर रहे हैं और हमारी हेल्थ को वहां पर इफेक्ट कर रहा है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड्स एंड द वेस्ट मैनेजमेंट आर एसेंशियल फॉर द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन के लिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट का और जो हम पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में यूज कर रहे हैं उनको कम करना होगा, उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। फिर आगे आते हैं नॉइज पॉल्यूशन पे, तो नॉइज पॉल्यूशन की बात करते हैं। नॉइज पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेसिव डिस्ट्रक्टिव नॉइज इन द एनवायरमेंट। मतलब एक लेवल से अगर हाई नॉइज हमें एनवायरमेंट में देखने को मिलती है तो वो नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करती है। जैसे आप देखें, आप अगर तेज आवाज में गाना बजाएं तो दिस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, ऑफ्टन फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। इट एडवर्सली अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन हेल्थ को इफेक्ट करती है। जैसे आप कहते हैं कि इसके मतलब एकदम से उसको बहुत तेज आवाज सुनाई दी तो उसके कान खराब हो गए, पर्दा फट गया, इस तरीके से, तो वो ह्यूमन हेल्थ को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। हार्ट बीट को बढ़ाती है, मतलब हार्ट को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। डिस्ट्रक्टिव इकोसिस्टम एंड इम्पैक्ट ओवरऑल वेलबींग, उससे इकोसिस्टम भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। नॉइज रिड्यूसिंग स्टडीज इन्वॉल्व अर्बन प्लानिंग एंड द साउंड कंट्रोल मेजरमेंट्स, यानी कि साउंड कंट्रोल मेजरमेंट्स और जो प्लानिंग करते हैं उनमें उनको ध्यान से करना है और वहाँ पर नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यानी कि ह्यूमन बींग्स के साथ साथ ये जो हमारे आसपास में, जैसे आपने देखा कि आपने कोई पटाखा छुटाया तो आपके आसपास जो कबूतर बैठी थी, चिड़िया बैठी थी, तो उसकी साउंड जैसे एकदम से हुई तो वो उड़ जाती हैं, दैट मीन्स वो नॉइज पॉल्यूशन में आ जाएगा उनके लिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट encompasses द कलेक्शन, डिस्पोजल एंड द रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट। मतलब कैसे आप कलेक्ट कर रहे हैं वेस्ट को, कैसे उसको डिस्पोज कर रहे हैं या कैसे उसका रिसाइकलिंग कर रहे हैं, यही आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। इन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट लीड्स टू द एनवायरमेंट पॉल्यूशन। अगर हम वेस्ट को क्या कहते हैं मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सही से, तो वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन करता है। हेल्थ हजार्ड्स पहुंचाता है एंड रिसोर्सेज डिप्लीशन होती है, जिससे कि रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो जाती है, कमी आती है। इम्प्लीमेंटिंग वेस्ट रिडक्शन
recycling process and sustainable waste disposal practices are crucial for effective solid waste management। यानी कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमें वेस्ट को रिड्यूस करना होगा, रिसाइकलिंग प्रोग्राम बनाने होंगे, सस्टेनेबल वेस्ट डिस्पोजल प्रैक्टिस करनी होगी। ये सब करके हम सॉलिड वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड फाइनल लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि एक्सप्लेन करना है हमें ग्लोबल वार्मिंग को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, क्लाइमेट चेंज को, एसिड रेन को, ओजोन लेयर फॉर्मेशन और डिप्लीशन को, पॉपुलेशन ग्रोथ को, ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन को और बर्निंग ऑफ द पैडी स्ट्रॉ। इन सबको हमें शॉर्ट फॉर्म में सबको डिस्कस करना है। तो ग्लोबल वार्मिंग gradually increase the earth average temperature due to the human activities, primarily greenhouse gas emission trapping heat in the atmosphere leading to the climate change। that means अगर आपकी अर्थ का सरफेस एवरेजली बढ़ रहा है तो वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाएगा, जिससे कि ट्रैप हो जाती है हीट ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज, वहां से हीट नहीं निकल पाती तो वो अर्थ के सरफेस को बढ़ा देती है, जो क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो नेचुरल प्रोसेस वेयर द ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप एंड रिटेन हीट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर मेंटेनिंग ए सस्टेनेबल टेम्परेचर फॉर द लाइफ। मतलब कहने का यह है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, जिसमें बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है और वो हीट जो अर्थ से निकल रही है या जो सन से हीट आ रही है वो अर्थ के सरफेस से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती है, उसको ट्रैप कर लेता है। ठीक है, जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे लाइफ को बनाए रखने के लिए। लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में होता है तो वो ग्लोबल वार्मिंग को इफेक्ट मतलब इंट्रोड्यूस कर देता है। ह्यूमन एक्टिविटीज इनफेक्ट इंटेंसिव दिस इफेक्ट कॉजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, क्लाइमेट चेंज की बात करें तो लॉन्ग टर्म अल्टरनेशन इन द अर्थ्स क्लाइमेट पैटर्न इंक्लूडिंग द टेम्परेचर, प्रिसिपिएशन एंड द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। यानी कि अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्लाइमेट चेंज को इंट्रोड्यूस करेगा। ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज जैसे सच एज बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स कंट्रीब्यूटिंग द सिग्निफिकेंटली टू द क्लाइमेट चेंज। जिस तरीके से आपने लंदन स्मोक पढ़ा होगा, लंदन स्मोक में यही चीज हुई थी कि वहां पर कोयले को बहुत ज्यादा जलाया गया ठंड से बचने के लिए, अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए। तो उससे जो पॉल्यूटेंट्स निकले उसने एयर को पॉल्यूट किया और उसने वहां पर जो पॉल्यूटेंट थे उनको फैलने से रोक दिया और वहां पर लंदन स्मोक जैसी एक खतरनाक जो डिसीज थी वो वहां पर हुई। डिसीज तो नहीं बोलेंगे, मतलब एयर पॉल्यूशन वहां पर देखने को मिला जिसमें बहुत ज्यादा क्षति वहां पर हुई थी। ठीक है, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है लंदन स्मोक, जो हमने आपको पढ़ाया भी है। ठीक है, आगे बात करते हैं एसिड रेन की। तो रेनफॉल विद elevated acidity due to the sulfur dioxide and the nitrogen oxide from the human activities like the burning of the fossil fuels, acid rain harms the ecosystem, water bodies and the infrastructures। तो वो एसिड रेन कहलाएगी। वहीं पर ओजोन लेयर फॉर्मेशन एंड डिप्लीशन की बात करें तो ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट द लाइफ बाय ब्लॉकिंग द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। मतलब ओजोन लेयर एक ऐसा लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर में जो प्रोटेक्ट करती है हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ह्यूमन मेड सस्टेन लाइक द क्लोरोफ्लोरोकार्बन डिप्लीज द ओजोन, इंक्रीज द हेल्थ रिस्क एंड द एनवायरमेंटल हार्म्स। यानी कि इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इससे ओजोन लेयर में कहीं ना कहीं क्षति हो रही है, जिससे कि हेल्थ के रिस्क बढ़ रहे हैं। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें एंड ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन की बात करें तो राइजिंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज द डिमांड फॉर द रिसोर्सेज एंड द एनर्जी। जैसे जैसे ह्यूमन्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वैसे वैसे रिसोर्सेज की कंजम्पशन जो है, डिमांड जो है एनर्जी की, वो बढ़ रही है। ऑटोमोबाइल पॉल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स contributes to the air pollution, smoke and the climate change affecting the human health and the environment। साथ ही साथ जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे ही ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स की जरूरत है, तो ऑटोमोबाइल से भी पॉल्यूशन निकल रहा है क्योंकि वहाँ पर फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एयर को पॉल्यूट कर रहा है, स्मोक जैसी समस्याएं आ रही हैं और क्लाइमेट चेंज वहाँ पर हो रहा है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज द बर्निंग ऑफ द पैडी स्टॉक, जो मतलब खेती हम में जलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली की तरफ हरियाणा और पंजाब में जो है किसको जलाया जाता है, पुराली को जलाया जाता है। तो उस समय में दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो हम फसलों को जलाते हैं ये भी कहीं ना कहीं
हमारे एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ बर्निंग द पैडी स्ट्रो रिलीज द पॉल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द एयर पॉल्यूशन। Alternatives like the sustainable disposal methods or using the straw for various purpose help mitigating the environmental impact। यानी कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव कुछ सॉल्यूशन कर सकते हैं जिससे कि हम इसको पैडी स्ट्रॉ को बर्न ना करें, इसको हम यूज कर सके किसी और पर्पज के लिए। तो ये आपका बर्निंग ऑफ पैडी स्ट्रॉ हो गया। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था। हाँ जी, तो ये आपका आज का सेशन खत्म हुआ। सेशन कैसा लगा उसके लिए आप एक कमेंट जरूर करेंगे। इस वीडियो में आज हमने एक तरीके से पूरे एनवायरनमेंट को रिकॉल किया है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी तो आपको पूरी एक समझ बन जाएगी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो एक तरीके से ये एक ब्रह्मास्त्र वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर एनवायरनमेंट में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और इस वीडियो को आप देख लेंगे तो गारंटी है आप क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से करके आएंगे और कोई समस्या आपको वहां पर नहीं होगी। तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर आप यहां पर करेंगे इस वीडियो के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सके और अपना एक जो सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जिसमें अच्छे मार्क्स गेन किए जा सकते हैं उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, तो चलिए अब एनवायरनमेंट में लगभग सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर और बचेंगे तो क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं उनको आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।